आपकी होस्ट आलिया आलेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन करें हमारे प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्वीडन से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। गुड मॉर्निंग आलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, आपसे रिलेटेड टॉपिक है तालीम का। तालीम के जी हवाले से एक बहुत जबरदस्त खबर आई है, मैंने कहा चलिए इसके ऊपर आज बात की जाए। सर, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है। आप जानते हैं कि इस सिलसिले में जो टाइम्स हायर एजुकेशन है वो रैंकिंग करता है, और पूरी दुनिया से यूनिवर्सिटीज को देखा जाता है कि कौन से मुल्क की यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा हैं, कौन सी टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो एक तो मैं आपको बताऊंगी कि टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन इसी में से एक खबर ये है कि इंडिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज इस मर्तबा शामिल हुई हैं। यानी इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो कि 91 है इनकी तादाद। और इंडिया ने इस सिलसिले में चाइना को बीट कर दिया है। चाइना पीछे चला गया है, उसकी यूनिवर्सिटीज इंडिया से कम है, जो कि 86 है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको फर्स्ट 10 जो है वो बता देती हूँ। पहली यूनिवर्सिटी जो आ रही है उसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को कहा गया है कि नंबर 1 है। सेकंड रैंकिंग जो है वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। और इसके साथ थर्ड रैंकिंग जो की गई है वो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। फोर्थ नंबर पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 5 नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। 6 पर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जबकि 7 पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 8 पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन। नंबर 9 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। नंबर 10 पर है येल यूनिवर्सिटी। और इसी तरीके से आप आगे चलते जाएं तो ये तादाद जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज की आती है। लेकिन टॉप 10 में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज हैं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि पहले जरा इस पे बात किए लेते हैं कि क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो इसमें इस मर्तबा शामिल हुए हैं, जिसको कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये जो तालीम के सिलसिले में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो जो बाकी तरक्की आप समझते हैं कि वो तरक्की भी इसी बिना पर है कि वो तालीम में आगे बढ़ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। बे बेशक बेशक, क्योंकि मैंने जो आपको 3 महीने में इंडिया में था तकरीबन, तो बार बार आपकी मेरी गुफ्तगू हुई, बाकी यूट्यूबर से भी हुई। तो मैंने कहा जो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस की है वो है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को उन्होंने आइडियोलॉजी से फिलहाल आज़ाद रखा हुआ है। आइडियोलॉजी ले आएंगे तो सत्यानाश कर लेंगे, लेकिन जब तक एजुकेशन मीन्स कि आप रीज़न एविडेंस की बुनियाद पे और लॉजिक की बुनियाद पे तालीम दे लोगों को और एक जनरल इंसानियत की तरफ अ, लोगों को कल्टीवेट करें, तो वो एजुकेशन होती है। और इंडिया में मुझे बहुत एग्जाम्पल मिले ऐसे लोगों के जो बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आए हैं। उनके कपड़ों से, उनके बातों से पता लगता था और उनकी मॉडेस्टी से, लेकिन वेरी वेल एजुकेटेड और पीएचडीज कर रहे हैं। तो इंडिया की कामयाबी मुझे बिल्कुल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। आप कह रही हैं ये लिस्ट क्या 500 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है या कितनी लंबी नहीं, लिस्ट है ये? ज्यादा है। जी जी, ये बिल्कुल तमाम दुनिया की जो बेहतरीन वो समझते हैं, कई कई यूनिवर्सिटीज हैं इसके अंदर। 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल की गई हैं। और सर, ओह, इसमें आपको मैं ये भी बताऊं कि जो इंडिया की नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी उन्होंने रखी है इंडिया की यूनिवर्सिटीज में, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो साइंस की भी हम बात करते हैं, आपको पता है। तो देखिए, वहीं की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी उन्होंने ये रखी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, ये पहली जो हुकूमत थी आज़ाद हिंदुस्तान की, जवाहरलाल नेहरू, और उनके एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये उन दोनों की लगाया हुआ बूटा है जो अब ये ये इट हैज़ ग्रोन इनटू दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा जो हुकूमतें बाद में आई वो इसी किस्म की यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स बनाती रहीं। इंडिया में मेरे ख्याल से हायर एजुकेशन तो बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी उनको बेसिक एजुकेशन 100% लिटरेसी जो है वो टाइम लगेगा। जब वो हो जाएगा ना, ताकि ये जो गैप है हायर एजुकेशन में और बेसिक एजुकेशन में, ये भी क्लोज हो जाना चाहिए। तो इंडिया बिल्कुल एक कामयाब मुल्क जो है
उसकी बुनियाद उसकी एजुकेशन है। तो ये कंफर्म हो गई बात कि व्हाई इज इंडिया डूइंग सो वेल। जी, और डॉक्टर साहब उनके आईआईटीज की जो बहुत बात की जाती है, तो आईआईटीज कई एक शहरों के आईआईटीज इसमें शामिल किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहां से ही तो ज्यादा काबिल लोग वहाँ उनके आते हैं, और वो इंडस्ट्री में और बैंकिंग बिजनेस में उनका जो है वो उनको ओपनिंग्स मिलती हैं, और वो दुनिया में कई जगह सीईओ भी लगे हुए हैं। तो इसकी वजह यही है कि उन्हें एजुकेशन जो है वो अ, बिल्कुल अच्छे लेवल पे दी गई है, और उसका रिजल्ट अब हमारे सामने नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, चाइना की उसको कैसे देखते हैं? जैसे चाइना, इंडिया ने चाइना को बीट किया, पहले चाइना की ज्यादा थी, इंडिया की 75 थी 2022 में शायद, और उसके बाद अब चाइना की 86 हो गई हैं। लेकिन जो टॉप 20 कंट्रीज है उसमें चाइना की यूनिवर्सिटी शामिल आ रही है नजर। हाँ, चाइना का 86 हो जाना, इंडिया का 91 हो जाना, ये हर साल की रैंकिंग जो है, पता नहीं क्या उन्होंने इंडिकेटर्स रखे हुए हैं, कैसे रिपोर्टिंग होती है। तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बता रही हैं कि पहली 20 यूनिवर्सिटीज में चाइना की जी। प्रेजेंस है, क्या इंडिया की भी प्रेजेंस है उन 20 में कि नहीं, नहीं? नहीं सर, उसमें चाइना की है। बस वही ना। जी। तो अभी भी चाइना का एडवांटेज है इंडिया पे, लेकिन इंडिया अपने तौर पे बहुत तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि सर जो टोटल है उसमें तो उन्होंने बीट कर दिया। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें पाकिस्तान जो है उसकी भी बात की लेते हैं सर। 39 यूनिवर्सिटीज हैं, और उसमें कायदे आजम यूनिवर्सिटी को जो है वो पहले नंबर पे है मेरा ख्याल। चलो, खुशी की बात है अगर पाकिस्तान की भी यूनिवर्सिटीज इंक्लूड हो गई है। इसका मतलब ये बहुत ही एक ब्रॉड किस्म का सर्वे है, क्योंकि कायदे आजम यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट तो बहुत बेकार किस्म के हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो जिनका काम जो मैं नहीं जानता वो मयारी काम है। तो ये तो खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जब हम ये देखते हैं, देखिए हम अभी हार्वर्ड होके भी आए, क्योंकि हम वहां से होकर आए हैं, इसलिए इस जी पे थोड़ी सी बात किए लेते हैं कि सर इसमें पहले आपको याद होगा कि वो ऑक्सफोर्ड हुआ करती थी, लेकिन फिर दरमियान में ऐसा हुआ कि हार्वर्ड पहले नंबर पर आ गई। लेकिन अब ये है कि दोबारा से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो पहले नंबर पे चली गई है, और जो हार्वर्ड है वो चौथे नंबर पे आ रही है, और एमआईटी जो है वो तीसरे नंबर पर आ रही है, जबकि स्टैनफोर्ड जो है वो दूसरे नंबर पर आ रही है। तो सर क्या आप इन यूनिवर्सिटीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने तो हार्वर्ड भी आप गए, हर जगह आपने जाके मुतालिया किया हुआ है, देखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन है, इसको आप कैसे देखें? ये मैंने यही कहा ना कि ये रैंकिंग जो है हर साल बदलती रहती है। इसकी क्या बुनियाद है, ये तो वही जानते हैं जो टाइम्स की ये रैंकिंग करते हैं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शायद पब्लिकेशंस की बुनियाद पे, या वहाँ के ऑथर्स की कुछ किताबें हैं जो दुनिया के अंदर मशहूर हो जाती हैं, इस बुनियाद पे रैंकिंग होती होगी। इससे डजंट मैटर, कभी ऑक्सफोर्ड पहले हो जाती है, कभी हार्वर्ड। अब हार्वर्ड नंबर 4 हो गई है, जी, सो नॉट वो वेरी भारत नंबर 4 सरप्राइजिंग। है। लेकिन सर इसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूके है वो जी, काफी डिक्लाइन उसके लिए है इस मर्तबा। और उसके बारे इसमें में बात। 3 यूनिवर्सिटीज ही आई हैं अपना यूके की, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज लंदन, है जी ना? जी जी 3। जी। तो पता नहीं अब डिक्लाइन की भी क्या बुनियाद है। आई लेकिन सर डोंट ये नो। तो है ना कि देखिए जो भी बुनियाद है, इसमें जो अमेरिका है उसकी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है। अमेरिका से ज्यादातर नोबेल प्राइज विनर भी होते हैं जो साइंस में। तो दुनिया के बेस्ट माइंड्स को तो अमेरिका अट्रैक्ट कर लेता है, हम्म। साइंस साइंस के एतबार से और इस एतबार से। सोशल साइंस की अपनी कोई रैंकिंग हो तो तब पता लगे कि वो किस तरह नजर आती है। हम्म। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में महल साइंस की इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि उनकी इवैल्यूएशन कदरे आसान होती है। हम्म। सो मुझे कुछ ऐसे ही लगता है। जी। लेकिन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड अभी भी हाई रैंकिंग में है। हम्म। तो इनके नाम तो हैं बड़े, जी। और इनमें काम भी बड़े करने वाले आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
जी अच्छा सर, इसके अंदर एक और चीज जो आ रही है कि एशिया की बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें सबसे ज्यादा शामिल की गई हैं और बड़ी जबरदस्त एशिया की कंट्रीज आप देख रहे हैं। तो सर क्या इससे आपको ये भी अंदाजा होता है कि जो एशिया है वो भी क्योंकि आगे बढ़ रहा है, और अक्सर ये भी बात की जाती है कि अब जिस तरीके से इंडिया तरक्की कर रहा है, चाइना भी जाहिर है कि तो सुपर पावर्स की दौड़ में एशिया से भी दो तीन ममालिक शामिल हैं, जो कि कहा जाता है कि आगे चल के वो शायद पीट कर दें, तो क्या तालीम का जाहिर है कि उसके अंदर भी असर है। हाँ, बेशक बेशक। और कौन से एशियन मुल्क हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज हाई रैंकिंग में आ रही हैं, कौन है? सबसे ज्यादा तो जो मैंने आपको बताया कि इंडिया और चाइना इसमें शामिल हैं, और पाकिस्तान का मैंने देखा उसकी कितनी है वो बताया गया है। इसी तरीके से कुछ और कंट्रीज भी हैं, लेकिन एशिया की जो है वो सबसे ज्यादा कंट्री यूनिवर्सिटीज कही जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, तो सर आप तो जाहिर है कि ये बात कही जाती है अक्सर, मैं जानना चाहूंगी किस हद तक सच या वो भी है, कि जनाब एक दौर ऐसा था कि जब उंदलस की बात की जाती है कि जो मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा बेहतरीन साइंसदान हुआ करते थे, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, ये हुआ करता था। उसके बाद फिर एकदम से डिक्लाइन आया और बहुत पीछे चले गए। तो क्या आप सर इसके बारे में कुछ इलैबोरेट कीजिए। हाँ, बेशक। मैं तो अंडलूसिया होके आया हूँ पिछले साल, मेरा छोटा बेटा वहाँ रहता है। तो हम कॉर्डोबा और सिविल और ग्रनाडा जो है ये सारा फिर के आए। तो वहाँ पे जो वो होते हैं गाइड, वो पूरा बताते हैं कि एक ज़माने में यहाँ पे लाइब्रेरीज जो थी उनमें लाखों किताबें होती थी और बाकी यूरोप में कुछ नहीं था होता। तो एक दौर मुसलमानों का रहा है हम्म। जो काफ़ी देर तक 400-500 साल उसका असर रहा है। और उनकी अमारात जो हैं, उनकी जो लाइब्रेरीज हैं, उनके जो फिलोसफर थे, इब्ने रुश्द एक बहुत बड़ा नाम है। मैं समझता हूँ मेडिवल पीरियड के जो बड़े थिंकर्स हैं उनमें इब्ने रुश्द का नाम ज़रूर लेना चाहिए। और भी कई लोग हैं जिनका जिक्र होता है। आखिरी नाम जो है वो इसके एतबार से सोशियोलॉजी के जो फाउंडर गिने जाते हैं, क्या नाम है उनका? जी इब्ने अ, खल ये जो लिस्ट मुसलमानों के थिंकर्स की है और फिलोसफर्स की है, उसमें सोशियोलॉजी के जो फाउंडर हैं इब्ने खुल्दून, उनका नाम लेना चाहिए। इसके बाद मुसलमानों का ज़वाल नज़र आ जाता है। और उसके बाद फिर ऐसा ज़वाल हुआ कि दोबारा कोई ओरिजिनल थिंकर हम पैदा नहीं कर सके। अल्लामा इकबाल भी जो है वो मेडिवल सोच को लेके आगे बढ़े। हालांकि वो 20वीं सदी के उन्हें फिलोसफर माना गया, बट ही वाज एक्चुअली अ स्कोलास्टिक स्कॉलर। जो अभी तक इब्ने, वो क्या कहते हैं, इमाम गजाली की जो सोच है कि रेवलेशन इज सुपीरियर टू रीजन, हाँ जी, कि वही जो है वो अकल पे हावी है, इस एतबार से जो सोच बनी, उसने मुसलमानों के अंदर जो फ्री थॉट का है ना प्रोसेस, उस पे एक अ, उसको रोक अ, दिया। रोक दिया, रोक दिया, रोक दिया। ठीक। तो अ, उसके बाद कोई ऐसा नाम नहीं है, आज तक नाम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी जो आपने कहा कि उसके बाद ऐसा सवाल आया, आप हाँ, क्या एक समझ। नाम तो है अलबत्ता, लेकिन अब मसला है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं जी जी वो जी। नोबेल प्राइज विनर हैं। तो उनका जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो नोबेल प्राइज विनर हैं और जो फिजिसिस्ट हैं वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने बात की फिर जवाल आ गया सर, हम जानना चाहेंगे, वैसे पहले भी आपने कई दफा बात की, जवाल की क्या वजूहात हो सकती हैं, और इसमें एक और बात ये कि सर ऐसा भी तो हुआ कि मुसलमानों ने ही, जो हुकूमतें आई, जो इन्वेडर्स आई, उन्होंने लाइब्रेरीज को आगे तक लगाई, और बड़ी जो है वो कत्लो गारत गरी हुई, तो उसमें जो इल्म का खजाना था वो भी बहुत जाया हुआ। जी बिल्कुल। ये अपना नालंदा यूनिवर्सिटी थी अपना बिहार के अंदर, हाँ जी, जहाँ पे महात्मा बुद्ध पैदा हुए, उसके करीब ही एक जगह है। तो उसको अ, एक थे बख्तियार खिलजी, मेरे ख्याल नाम था। जी। उन्होंने वो आग लगा दी थी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मुसलमानों ने इस किस्म की हरकतें भी की हैं। कहा जाता है कि कायरो में भी या अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को भी जला दिया गया था। कुछ लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन
इस किस्म की बातें भी हैं। देखिए, एक्सट्रीमिज्म कहीं भी होगी ना, तो वो इल्म को क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करने की सियासत ही करेगी। अ, तो ऐसे भी हुआ है, मुसलमानों ने ये हरकतें भी की हैं। लेकिन एक दौर वो भी था जब फ्री थॉट और ओपन डिबेट होता था मुसलमानों के दरमियान। तो ये मिक्स है। लेकिन अ, अब ये डॉक्टर अब्दुल सलाम भी जो हैं बुनियादी तौर पे मजहबी ज़हन ही रखते थे, लेकिन साथ-साथ वो बहुत बड़े फिज़िसिस्ट भी थे। जी। तो मज़हब से आज़ाद होके जो है ना, फ़िलॉसफ़ी जो है, वो मज़हब से बहुत देर पहले ही आज़ाद हो चुकी है। लेकिन मुसलमान अभी तक उस जगह पे नहीं पहुँचे कि वो ठीक। अक़ल की बुनियाद पे और साइंस की बुनियाद पे आगे बढ़े। सही। बल्कि बर्ट्रैंड रसल ने तो कहा है कि फ़लसफ़े की बुनियाद अब साइंस के आने से कम होती गई है, लेकिन मेरे ख़्याल से ऐसे नहीं है। अभी तक ये डिबेट चल रहा है और ये हरीरी और ये जो हैं हर वक़्त कहते रहते हैं कि दिस इज़ द एंड ऑफ हिस्ट्री, अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर। कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये इंसानियत को और भी आज़ाद कर देगी। तो ये फ़िलोसॉफ़िकल डिबेट्स चल रही हैं। मुसलमान इस डिबेट में कोई नज़र ही नहीं आते, वो सिर्फ़ अपने वही कि सारा कुछ इस्लाम के अंदर है, तो हमें बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़लसफ़े की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ जो है वो हमारे स्क्रिप्चर्स में दे दिया गया है, वहाँ पे ये रुके हुए हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि सवाल किया था, तो मेरे सामने इस वक़्त मौजूद है कि एशिया से जो है वो कौन-कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एशिया में है वो 737 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रैंक की गई हैं, और एशिया जो है कहा जा रहा है कि मोस्ट रिप्रेजेंटेड कॉन्टिनेंट एक मर्तबा फिर बन चुका है। अच्छा, इसमें जहाँ हमने इंडिया और चाइना की बात तो कर ली कि बहुत ज़्यादा इंडिया की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं पर इसके अंदर सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भी शामिल किया गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, और इसके अलावा इसके अंदर मलाइशिया की यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, और थाईलैंड की भी यूनिवर्सिटी शामिल है। तो एशिया टर्की की ये चंद कंट्रीज़ टर्की हैं। की कोई नहीं है, टर्की की? नहीं सर, मुझे तो टर्की की इसमें अभी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि डिटेल क्योंकि काफ़ी लंबी है उसमें कोई हो, लेकिन जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम बताए आपको, इनकी जो है वो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। हाँ, तो ठीक है। देखें, एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी है और यूरोप ने जो डेवलप करना था वो कर लिया हुआ है। अब जो कॉन्टिनेंट डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो एशिया है। इसके बाद अफ्रीका जो है वो आगे बढ़ेगा, तो इस तरह ही तरक्की की तरफ ये इलाके जाएंगे ना, क्योंकि ये कॉलोनियल दौर में रहे हैं, तो अब उससे निकल के आज़ादी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये खुशी की खबर है। ठीक। सर आखिर में एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि ये सब तो हमने बातें कर दी, रैंकिंग भी होगी, सब हो गया। लेकिन वही जो हम पाकिस्तान के हवाले से एक बात करते हैं कि जो तालीम है उसके अंदर जो मज़हब का तड़का है वो बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, और अभी भी जब हम देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स और स्कूल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर जो है हर चीज़ सिर्फ 2-3 चीज़ों को दिया जाता है। जिसमें अगर साइंस की बात करेंगे तो सोशल साइंसेज़ यानी अखलाकियात तो शायद उसमें शामिल हो, और मुतालिया पाकिस्तान भी शामिल हो, इस्लामियात भी शामिल हो, लेकिन जो साइंस है वो नहीं अभी भी पढ़ाई जाती। खास तौर पर स्कूल लेवल पे तो बल्कि बिल्कुल ना होने का, और ज़ाहिर है फिर आगे का जाके कहाँ पढ़ते हैं। सर आपके ख्याल में इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, या इसमें ज़रा जी। बैलेंस करने की ज़रूरत ही कुछ नहीं है। इस्लाम को इस्लाम के तौर पे पढ़ाएँ और साइंस को साइंस के तौर पे पढ़ाएँ। अभी मुझे किसी ने भेजा था, पता नहीं किस जमात का वो कायदा है, जिसमें लिखा गया है कि अल्लाह की मर्ज़ी से H2O, 2 particles of hydrogen and 1 of oxygen result in uh, the formation of water। अब इस किस्म की चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है या नहीं होता। साइंस में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और ये आइडियोलॉजिकल एजुकेशन जो है ये बिल्कुल एक बेकार एजुकेशन है। बल्कि ये अनएजुकेट करने का एक तरीका है, लोगों को गुमराह करने का है। तो जब तक ये नहीं ठीक होगा, तो हमारी ओवरऑल तरक्की भी जो है वो अ, उसका दुनिया में कोई ख़ास रिकॉग्निशन भी नहीं मिलेगी, ना उसका ज़िक्र होगा। ठीक।
डॉक्टर साहब आखिर में बताइएगा, आप लंदन जा रहे हैं, आपने भी, हम पिछले प्रोग्राम में आपको एक फोन आया फिर आपने बताया, तो जरा तफसील बताइए कब जा रहे हैं और आप वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज में जो है लेक्चर्स होंगे। अभी तक तो ऐसे है कि मुझे बुलाया गया है वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस वालों ने। ऐसे था कि जब मैं टोरंटो में था तो कुछ सिंधी दोस्तों ने मुझे बुलाया पीटरबरो, एक शहर है कोई 200 किलोमीटर फ्रॉम टोरंटो। मैं और ताहिर गोरा जी वहाँ पे गए और वहाँ पे मुझे उन्होंने वही एक टॉक के लिए बुलाया हुआ था। तो वो मेरी बातों से इतने मुतमईन हुए कि उन्होंने कहा कि हमारी लंदन में हो रही है कांग्रेस, तो हम आप चाहते हैं कि आप की नोट स्पीकर के तौर पे आए। तो एक तो वो है, और एक स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में एक टॉक मेरी होनी है, और फिर एस्टन यूनिवर्सिटी बर्मिंगम में है वहां पे। ये तीन तो अभी तक डिसाइडेड है। पूरा एक महीना है, दोस्त कोशिश कर रहे हैं कहीं और भी अगर इसी दौर में मुझे इनविटेशन आए और मैं वहां जाके भी अ, ये जिन्ना वाली किताब और पार्टीशन ऑफ पंजाब, गैरिजन स्टेट बुक, इन तीन किताबों में ज्यादा लोग मुझे चाहते हैं बोलना। जी जी। तो इसलिए मैं 27 अक्टूबर को जाके और 6 नवंबर को वापस स्टॉकहोम में आ जाऊंगा। तो ये बहुत एक शॉर्ट विजिट है। ठीक। तो डॉक्टर साहब गुड लक आपकी उस विजिट के लिए। उससे पहले भी बहरहाल आपसे जो है राब्ता रहेगा और बातचीत होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का दोबारा भी बात होगी। थैंक यू सो बहुत मच। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।